ठीक है, तो लास्ट क्लास में आपको बताया जा रहा था कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है? कोवेलेंट का नेसेसरी कंडीशन क्या है कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही वो पेयर करेगा, और पेयर करके कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड का ये ऐसे जरूरी नहीं है कि कोई भी कंपाउंड कोवेलेंट बॉन्ड इसलिए बनाता है ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है। वो अनपेयर्ड को क्या कराता है? पेयर्ड कराता है, जिसमें हमने बहुत सारा टाइप का कोवेलेंसी के बारे में देखे थे। बताइए, कार्बन का वेरिएबल कोवेलेंसी होता है कि नहीं होता है? होता है। नाइट्रोजन का कोवेलेंसी कितना होता है भाई? 3। और बताइए, फास्फोरस का कोवेलेंसी कितना होता है? क्या वो वेरिएबल होता है? क्या वो होता है? नाइट्रोजन, बताइए, क्या नाइट्रोजन कभी 5 बॉन्ड बना सकता है? क्या नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितनी होती है? 3। क्या वो एक्सपेंड कर सकता है? क्या नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि कोवेलेंसी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब एक ही एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रल कंपाउंड दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि उस मॉलिक्यूल में उसकी कोवेलेंसी कितनी है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अगर हम न्यूट्रल से न्यूट्रल जाएंगे तो कोवेलेंसी कितने से एक्सपेंड करती है? 2 से बढ़ती है। कोवेलेंसी कितनी से बढ़ती है? 2 से। क्लोरीन की क्या वेरिएबल कोवेलेंसी होती है क्या? और वेरिएबल कोवेलेंसी बोलने का मतलब होता है कि मैं बोला था सिडविक रूल, अगर किसी सेल के पास लोन पेयर है और उसी सेल में खाली डब्बा है तो लोन पेयर का क्या होता है? प्रोमोशन होता है। जब लोन पेयर प्रोमोट करेगा तो उसको बोला जाता है वेरिएबल कोवेलेंसी। क्लियर है ना? लेकिन नाइट्रोजन में ऐसा नहीं होता है, इसलिए नाइट्रोजन वेरिएबल कोवेलेंसी शो नहीं करता है। एक और इंपॉर्टेंट बात है, सेकेंड पीरियड का मैक्सिमम कोवेलेंसी 4। और सेकेंड पीरियड का मैक्सिमम कोवेलेंसी, कोवेलेंसी का मतलब, अच्छा बताइए, यहाँ में अगर मैं बोलूंगा CO2, इसमें कोवेलेंसी कितना? अगर मान लो लिखा है यहाँ में CH2, यहाँ में कोवेलेंसी 4। क्या यहाँ में CH2 में कोवेलेंसी कार्बन का 4? ठीक है, यहाँ में ऊपर वाला में 2, और यहाँ में कोवेलेंसी क्या होता है भाई? नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय एन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट और एनी एक्साइटेड स्टेट। क्लियर है ना? कितना नंबर ऑफ बॉन्ड है वो है कोवेलेंसी। तो बताओ, यहाँ में कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है भाई? 2। समझ पा रहे हैं ना? तो यहाँ में इसकी कोवेलेंसी 4 नहीं, कितनी होगी? 2। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि साइड एटम को देख के डायरेक्टली आप कोवेलेंसी बोल देंगे। यहाँ में क्या है? ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो कौन सा बॉन्ड बनाता है? डबल। तो इसका मतलब यहाँ में ऐसा स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ में बताइए, कार्बन नंबर ऑफ बॉन्ड कितना बना रहा है? 4। तो इसकी कोवेलेंसी कितनी है? 4। तो क्या डायरेक्टली साइड को देख के कोवेलेंसी बता सकते हैं? नहीं। कोवेलेंसी बताना है तो इस मॉलिक्यूल के अंदर में नंबर ऑफ बॉन्ड को देखना पड़ेगा। क्या समझ पा रहे हैं ना? तो कोवेलेंसी का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड। ठीक है, समझ पा रहे हैं? लेकिन एक होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होता है भाई? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है जो साइड एटम होता है, साइड एटम कितना है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अगर मान लो कोई सेंट्रल एटम है और साइड एटम 2 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2, साइड एटम 3 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3, साइड एटम 4 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर से बॉन्ड से कुछ लेना देना नहीं है, नंबर ऑफ स्पेसिस कितनी है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है। क्लियर है ना भाई? आइए ध्यान दीजिए, बोर्ड पे देखेंगे। बताओ यहाँ में कोऑर्डिनेशन नंबर। अरे भाई, साइड एटम कितना है? 2। तो जोर से बोलिए। अरे भाई, क्यों ऐसा? आज की क्लास तो बहुत बोरिंग वाली लग रही है। तो इधर देखो, साइड एटम कितना है? 2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 2। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बोल रहा था कि कल सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट होता है वो मैक्सिमम कोवेलेंसी उसकी 4 होगी और उसका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। क्लियर है ना? लेकिन बताइए, थर्ड पीरियड जो होते हैं, थर्ड पीरियड का जो मैक्सिमम कोवेलेंसी कितना हो सकता है? 7। लेकिन बताइए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 6। मतलब थर्ड पीरियड के साथ में साइड एटम कभी भी साथ नहीं आ सकता है ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन। अभी आज की क्लास में आपको समझ में आएगा। और मैक्सिमम साइड एटम कितना आ सकता है भाई? 6। कितना आ सकता है? 6। अगर मैं बोलूंगा, बताइए, ClF7 कभी एग्जिस्ट करेगा? भाई ये क्लोरीन कौन सा पीरियड का है भाई? थर्ड पीरियड का। क्या थर्ड पीरियड के साथ में कभी भी 7 एटम आ सकता है क्या? नहीं, नहीं आ सकता है। लेकिन क्लोरीन का कोवेलेंसी 7 हो सकता है, लेकिन साइड एटम 7 नहीं आ सकता। क्लियर है ना भाई? क्यों नहीं आ सकता है? रीजन क्या है? क्योंकि जब क्लोरीन के साथ में साइड एटम 7 फ्लोरीन जुड़े होंगे तो फ्लोरीन फ्लोरीन का बीच में क्या होने लगेगा? रिपल्सन। रिपल्सन होगा तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चलिए नोट डाल के एक पॉइंट लिखेंगे, मैक्सिमम कोवेलेंसी। देखिए, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट में लिखिए, सेकंड पॉइंट में, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट इक्वल टू 4। नेक्स्ट में मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट
क्या लिखे हैं, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट इक्वल टू 7 और नेक्स्ट में मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट इक्वल टू 6। नेक्स्ट में लिखेंगे मैक्सिमम, नेक्स्ट में लिखेंगे कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 4, कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 4 ब्रैकेट में लिखिए 3 कोवेलेंट बॉन्ड प्लस 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितनी है भाई, मैंने न्यूट्रल न्यूट्रल में बोला था, लेकिन आयंस में नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है भाई, 4, समझ पा रहे ना। तो नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितनी होगी, 4, उसमें 3 कोवेलेंट बॉन्ड होगा और 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। ध्यान से सुनिए, कोवेलेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड ही तो होता है, और वो बॉन्ड या तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा या तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर नाइट्रोजन 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है और 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो उस समय नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 4, तो उसकी कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी, तो भाई कितनी हो जाएगी, 4, समझ पा रहे ना। नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उसका कोवेलेंसी कितना होगा, 3, लेकिन अगर नाइट्रोजन का कोवेलेंसी पूछा जाए कितना हो सकता है तो आंसर क्या होगा, 4, 3 कोवेलेंट बॉन्ड और 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अभी आपको समझाया जाएगा, क्लियर है ना, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। अच्छा बताइए, कोवेलेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड, समझ पा रहे हैं ना। और बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ स्पेसिस साइड एटम, क्लियर है ना। तो आइए यहाँ में आपको क्या कैलकुलेट करना है, कोवेलेंसी, और क्या कैलकुलेट करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर। चलिए बताइए, यहाँ में CH4 में कार्बन की कोवेलेंसी, यहाँ में कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, जल्दी से बोलो कितना, 4, कोऑर्डिनेशन नंबर भी, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड एटम या नंबर ऑफ स्पेसिस, कितनी स्पेसिस है भाई, 4। बताओ यहाँ में कोऑर्डिनेशन नंबर, CO2 में कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 4, जोर से बोलिए कितना, 4, साइड एटम कितनी दिखाई दे रही हैं, 2। बताओ यहाँ में HClO4 में क्लोरीन कितना बॉन्ड बना रहा है, क्लोरीन की कोवेलेंसी बताइए कितनी है, 7, कितना है भाई, 7, लेकिन यहाँ में बताओ कितना दिखाई दे रहा है, कोवेलेंसी, ओ सॉरी कोवेलेंसी तो 7 है, मैं बोला था ना ClF7 एक्सिस्ट नहीं करता है, लेकिन उसका जगह में क्या होता है, HClO4, और HClO4 का अगर आपको स्ट्रक्चर मालूम होगा, मालूम है क्या, क्या भाई ऐसा था क्या, ऐसा था क्या, तो इसमें कितने स्पेसिस नजर आ रही हैं, 4, तो 4, तो बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4। क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। SF6 में बताइए, SF6 बताओ, ये क्या, ये थर्ड पीरियड का है क्या, थर्ड पीरियड का है क्या, इसके साथ में मैक्सिमम कितने एटम आ सकते हैं, 6। क्या SF6 एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो बताओ इसका कोवेलेंसी कितना है, कितना है, 6, और साइड एटम भी कितना है, 6। तो क्या आप समझ पा रहे हैं ना, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए भाई, अब हम पढ़ रहे हैं प्रोटोनेशन ऑफ NH3, ठीक है। प्रोटोनेशन का मतलब प्रोटोन देना, क्या देना, प्रोटोन बोले तो H+ का देना। देखिए भाई NH3 और यहाँ में क्या है, NH3 और यहाँ में H+ है, क्लियर है ना भाई। और ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, क्या NH4 एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। क्या यहाँ में नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड, क्या इसकी कोवेलेंसी कितनी है, 4। इसका मतलब अगर ये दोनों आपस में कंबाइन करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, इसका मतलब तब NH4 एग्जिस्ट करेगा। अगर मान लो दोनों का बीच में बॉन्ड ही नहीं बना, अगर बॉन्ड ही नहीं बनेगा तो इसका मतलब NH4 एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आइए देखते हैं कि क्या ये और ये आपस में कंबाइन होते हैं कि नहीं होते, क्लियर है ना। आप बताइए भाई, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कौन सा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन। बताइए नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, और भाई नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो क्या इसके पास मान लो यहाँ में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, ऐसे पहले ध्यान से देखिए, बाद में कॉपी करेंगे आप लोग। और बताइए इसके साइड एटम क्या है, नाइट्रोजन के साथ में क्या है, 3 हाइड्रोजन। तो मान लो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, बोलो क्लियर है क्या। तो बताइए सब कोई क्या चाहेगा, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, क्या ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी अनपेयर्ड, क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होना चाहेगा। क्या इसके साथ में पेयरिंग हो गई, क्या इसके साथ में पेयरिंग हो गई, इसके साथ में पेयरिंग हो गई कि नहीं हो गई। क्या बताओ इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया। तो ध्यान से देखना कि किसी एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और उसके पास लोन पेयर हो, क्या हो, ऑक्टेट कंप्लीट हो, लोन पेयर हो, तो वो किसके जैसा बिहेव करेगा। तो बताओ क्या ये अपना लोन पेयर को डोनेट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कर सकता है। किसी का ऑक्टेट कंप्लीट है,
अरे भाई तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा है और कोई मांग रहा है तो दे सकते हैं, है कि नहीं। तो कहने का मतलब है इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और इसके पास लोन पेयर भी है, तो ये अपना लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। क्लियर है ना, समझ पा रहे हैं कि आप लोग। हाँ भाई यहाँ में H प्लस है कि नहीं, तो बताइए क्या H प्लस के पास कुछ इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं। लेकिन क्या इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है क्या? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, एक इलेक्ट्रॉन गायब, तो क्या 1s का डब्बा खाली है कि नहीं है? क्या इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है क्या? है। और भाई ध्यान से सुनना, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके पास लोन पेयर है, तो ये किसके जैसे बिहेव कर रहा है? लुईस एसिड, ओ सॉरी क्या बोलते हैं, लुईस बेस। अरे भाई लुईस बेस है, क्या ये डोनर एटम है क्या? अरे भाई बोलिए डोनर एटम है। और बताइए, और क्या ये बताओ, क्या इसके पास कुछ भी नहीं है, खाली डब्बा है, तो क्या ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है? और जब ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा तो ये किसके जैसे बिहेव हो जाएगा? लुईस एसिड। कैसा हो जाएगा भाई? लुईस एसिड। तो बताओ क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा क्या? जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा तो मैं इसका डायग्राम यहां में बना रहा हूं, देखिए कुछ ऐसा हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या ये H प्लस को, ये देखो, क्या नाइट्रोजन ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिया? इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या हाइड्रोजन भाग जाएगा? नहीं। इसका मतलब दोनों के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है और उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने शेयर करा है। समझ पा रहे हैं ना, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है भाई? शेयरिंग वाला में है। यहाँ में देखो मैंने दोनों डॉट डॉट लगाए, दोनों नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ में शेयर हो रहा है, लेकिन यहाँ में क्या था? एक डॉट था, एक क्रॉस था, एक नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन का। क्लियर है ना भाई? तो कहने का मतलब है, बताइए क्या ये बॉन्ड बना कि नहीं बना? बना। तो ये जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका मतलब यहाँ में नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है? 4। तो कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 4। तो कहने का मतलब है कि जब भी आयंस वाला क्वेश्चन आए वो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो मैं बोला था ना कि उसकी कोवेलेंसी 1 से भी बढ़ सकती है। और भाई बढ़ सकती है ना, तो आयंस वाला केस में क्या चेक करेंगे? लुईस एसिड बेस कांसेप्ट। क्या यूज करेंगे? लुईस एसिड बेस कांसेप्ट। तो बताओ क्या ये लुईस एसिड है और ये क्या है? लुईस बेस। अगर दोनों का बीच में बॉन्ड बनेगा तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है। लुईस बेस कौन होगा भाई? जिनका ऑक्टेट कंप्लीट और साथ में क्या होना चाहिए? लोन पेयर, जो दे सकता है ऑक्टेट कंप्लीट और लोन पेयर दे सकता है, वो क्या है? लुईस बेस। और जिनके पास खाली डब्बा है तो वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, तो वो क्या हो जाएगा? लुईस एसिड। इसका मतलब बताइए जो NH4 प्लस होगा, क्या उसमें 2 प्रकार के बॉन्ड है, एक तो कोवेलेंट और दूसरा कोऑर्डिनेट। 3 कोवेलेंट बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसलिए इसकी कोवेलेंसी लिखाई गया था आपको कि नाइट्रोजन का कोवेलेंसी 4 होगा। क्या आपको यहां में समझ में आ रहा है? लेकिन न्यूट्रल मॉलिक्यूल अगर नाइट्रोजन होगा सिर्फ NH3, तो उसकी कोवेलेंसी कितनी होगी? 3। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस।
आइए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बोर्ड पे कॉपी नहीं करना, इधर देखिए। यहाँ में क्या होगा कि आपको बहुत सारा कंपाउंड दिया जाएगा और ये आयंस वाला है, सब क्या है भाई, आयंस वाला, ठीक है। और इसमें चेक करना है एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस। क्या अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए BF4-2 एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में देख रहे थे OH2, OH3, OH4, OH5 ऐसा देख रहे थे, न्यूट्रल का न्यूट्रल से देख रहे थे, है कि नहीं। अब हम लोग आयंस वाला देख रहे हैं, ठीक है। और इसमें आपको देखना है कि ये मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, कौन सा नहीं करेगा। तो सबसे पहली बात ये है, एक को मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा, बाकी आप देख के डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि पूरा कंपाउंड को अगर पूरा अच्छे से करने लगेंगे तो समय बहुत ज्यादा लगेगा और आपको मालूम होना चाहिए कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट दिया जाता है, क्लियर है ना। और आप तो 20 सेकंड तक क्वेश्चन पढ़ते हैं, 40 सेकंड में सोचते हैं, टाइम खत्म हो जाता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को आप कम से कम 3 मिनट लेके सॉल्व करते हैं, इसलिए आप लोग ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो आइए ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, अगर हम बात करें BF2 + 2F- कंबाइन करके BF4-2 बन रहा है, तो सबसे पहले आपको ये रिएक्शन लिख के नहीं देगा, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा बताइए BF4-2 एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो आप पहले बताइए क्या ये मॉलिक्यूल पे चार्ज कैसा आ रहा है, निगेटिव। कैसा चार्ज आ रहा है, निगेटिव। तो ये लिखा होगा तो आपको ये सोचना पड़ेगा। और बताइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ में कौन कौन सा एलिमेंट दिखाई दे रहा है, कौन कौन सा एटम दिखाई दे रहा है, बेरिलियम और फ्लोरीन दिखाई दे रहा है। तो बताइए बेरिलियम और फ्लोरीन में किस पे चार्ज माइनस आता है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बच्चों, फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन पे चार्ज माइनस आएगा। लेकिन बताओ यहाँ में, बताइए फ्लोरीन -1 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कि -2 के फॉर्म में या -3 के फॉर्म में। फ्लोरीन पे तो चार्ज सिर्फ और सिर्फ क्या ही होता है बताइए, -1। इसका मतलब ये है कि यहाँ में तो चार्ज क्या है बताइए, -2। इसका मतलब एक फ्लोरीन पे चार्ज -1 है, तो 2 फ्लोरीन पे चार्ज क्या होगा, -2। इसका मतलब यहां से क्या करेंगे, 2 फ्लोरीन को निकाल देंगे तो क्या बचेगा, BeF2। तो जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, BeF2 + 2F- के साथ में कंबाइन कर रहे हैं, तो ये बन रहा है। अगर ये दोनों का रिएक्शन हो जाए, अगर इन दोनों का रिएक्शन हो जाए, तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या। और भाई जैसे यहाँ में ध्यान दो, जैसे यहाँ में अगर हम बात करें, देखिए ये कंपाउंड को देखिए BF4- लिखा है, तो बताओ उस पे टोटल निगेटिव चार्ज कितना है, बोरॉन पे और फ्लोरीन पे किस पे माइनस चार्ज आएगा, फ्लोरीन पे। तो बताओ इस पे टोटल कितना निगेटिव चार्ज है, 1। तो इसका मतलब 1 फ्लोरीन माइनस होगा। और न्यूट्रल मॉलिक्यूल को अलग कर लो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल बोले तो BF3 को अलग करेंगे। BF3 अगर F- के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, BF4-। तो पहले ये आपको समझ में आया कि अगर ये कंपाउंड लिखा है तो ये सोचना है कि नहीं। अगर मान लो CCl6-2 लिखा है या P ऐसा लिखा है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ में 2 माइनस चार्ज है, मतलब 2 Cl- बाहर होगा और CCl4 न्यूट्रल अलग होगा। रिएक्शन अगर हो जाएगा दोनों के बीच में तो क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आइए यहाँ में ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ में BeF2 में देखिए बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 4, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2। क्लियर है ना। तो बताइए यहाँ में 2s2 होगा, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, ग्राउंड स्टेट में बताइए कौन सा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल में क्या है, 2s। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। क्लियर है ना भाई। तो ये 2s होगा। और बताइए यहाँ में क्या हो रहा है, 2p ऐसे ही है कि नहीं। तो अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और 2s ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि 2s का जो इलेक्ट्रॉन है, 2p में तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ग्राउंड स्टेट में नहीं है ना भाई, लेकिन बॉन्ड तो बन रहे हैं 2। तो ये क्या करेगा, आप लोगों को पता है ना कि अगर सेम सेल में लोन पेयर है और उसी सेल में खाली डब्बा है, तो लोन पेयर का क्या हो जाता है, प्रमोट हो जाता है, लोन पेयर प्रमोट हो जाता है। तो जब लोन पेयर प्रमोट होगा भाई, ये बताओ यहां से यहां जाएगा तो एक एक डब्बा हो जाएगा कि नहीं। क्या इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और 2p के पास भी कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1। तो बताइए इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की इच्छा क्या होती है, पेयर्ड होना। क्या होता है, पेयर्ड होना। तो यहाँ में ध्यान दीजिए, साथ में क्या है, फ्लोरीन। क्या है भाई, फ्लोरीन। कौन सी फ्लोरीन, ये वाला फ्लोरीन, बेरिलियम के साथ में है। तो कितने फ्लोरीन है भाई, 2। और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे तो लिखेंगे 2p5 आएगा। क्या आएगा, 2p5। इसका मतलब वहां में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक फ्लोरीन आएगा। ध्यान दीजिएगा, क्या एक फ्लोरीन इसके साथ में पेयर्ड हो जाएगा, क्या एक फ्लोरीन इसके साथ में पेयर्ड हो जाएगा। क्लियर है ना। इसका मतलब BeF2 तो हो गया है ना भाई। अब देखिए भाई, अगर हम बात करें तो मैंने बोला था किसी भी एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट हो, क्या हो, ऑक्टेट कंप्लीट हो, और उसी जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है उसके पास लोन पेयर है, तो क्या बताओ वो लोन पेयर को डोनेट कर सकता है कि नहीं कर सकता है।
और किसी के पास खाली डब्बा है, तो बताओ क्या वो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। तो कहने का मतलब है, बताइए क्या ये जो फ्लोरीन दिखाई दे रही है, समझ पा रहे हैं ना, क्या इनका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है? अरे फ्लोरीन के आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन, माइनस चार्ज का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं हो गया? ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसके पास लोन पेयर है कि नहीं है? क्या इनका ऑक्टेट कंप्लीट है और ये लोन पेयर, इनके पास लोन पेयर है, तो क्या बताओ क्या ये लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं? अरे भाई क्या ये लोन पेयर को एक खाली डब्बा में दे देगा और ये अपना एक लोन पेयर को इस खाली डब्बा में देके कौन सा बॉन्ड बना लेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अरे भाई कौन सा बॉन्ड बना लेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका मतलब क्या दोनों के बीच में रिएक्शन हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है? हो पा रही है। इसका मतलब बताओ BF4 एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। क्या देखो भाई यहाँ में देखो 2s में 2s2 है, ये है 2p तो खाली होगा क्योंकि 2s के बाद 2p होता है, सेम सेल है लेकिन 2p तो खाली है। अब मैं बोला था कि सेम सेल में इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है और उसी सेल में खाली डब्बा है, तो लोन पेयर को प्रमोट कराओ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक एक हो जाएंगे और दो अनपेयर्ड, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतनी पेयरिंग होगा। साथ में क्या है? फ्लोरीन। फ्लोरीन में क्या होता है? 2p5। समझ पा रहे हैं ना? 1s2 2s2 2p5, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 7 और 7 या 9 9 है ना, तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p5। तो इसके पास बताइए 1 2 3 4 5 एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? तो क्या ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये अनपेयर्ड, क्या ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होना चाहेगा? और इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों आपस में कंबाइन करके ये पेयर्ड हो जाएगा कि नहीं? और ये भी जाके पेयर्ड हो जाएगा कि नहीं? क्या BF2 तो मॉलिक्यूल बनेगा ही बनेगा। कैसे बना वो समझ में आ गया। क्या इसी सेम डब्बा में खाली ऑर्बिटल है? क्या ये लोन पेयर ले सकता है कि दे सकता है? लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। इसका मतलब ये लुईस एसिड बनेगा या लुईस बेस? क्योंकि बताओ क्या होता है, जिसके पास लोन पेयर खाली डब्बा है, लोन पेयर को लेगा, उसको क्या बोलते हैं? जोर से बोलो, क्या बोलते हैं? लुईस बेस। इसका मतलब यहाँ में फ्लोरीन क्या है? लुईस एसिड। बेस किसको बोलते हैं? जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो और उसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर को दे सकता है, लोन पेयर को देगा तो क्या हो जाएगा? लुईस बेस। तो बताओ क्या क्या ये सॉरी फ्लोरीन क्या है भाई? लुईस बेस। लुईस बेस है कि नहीं है? क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इनके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर को देगा। और बताओ क्या डब्बा खाली है कि नहीं? अगर डब्बा खाली है तो क्या ये, इसके पास दो डब्बा खाली है तो क्या ये लोन पेयर को भी ले सकता है? इसका मतलब BF2 कैसा है? लुईस एसिड। और एसिड बेस के बीच में रिएक्शन होगा तो ये बन जाएगा। बन जाएगा मतलब BF4-2 तो बन रहा है इन दोनों का रिएक्शन से। इसका मतलब दोनों का बीच में रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट करेगा। अब रुक जाइए, अब इस क्वेश्चन को पूरा ऐसे तो नहीं करेंगे। अब आइए ध्यान दीजिएगा, आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर कोई भी इलेमेंट सेकेंड पीरियड का है, कोई भी इलेमेंट सेकेंड पीरियड का है, तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाएंगे? 4। उनका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। और थर्ड पीरियड का इलेमेंट है तो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर मैक्सिमम कितना होगा? 6। 6 से ज्यादा नहीं होगा। क्या यहां तक किसी को डाउट नहीं है? चलिए ये ध्यान दीजिएगा और आपको बताना है कि कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, ठीक है? अब ये बोर्ड पे ध्यान देना भाई। जैसे अगर हम बात करें BF2 लिखा है ना, BF2, बताओ ये सेकेंड पीरियड का है क्या? क्या ये सेकेंड पीरियड का है? और सेकेंड पीरियड कभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 5 नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा बताओ बोरोन कौन सा पीरियड का है? उससे पहले आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान ये देना पड़ेगा, मान लो ये हमारा क्या है भाई? सेंट्रल एटम। क्या है भाई? सेंट्रल एटम। तो साइड एटम होंगे, मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करें या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बोले या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करें या सेकंड पीरियड की बात करें या तो थर्ड पीरियड की बात करें, तो एक सेंट्रल एटम होता है, दूसरा साइड एटम होता है। अगर सेंट्रल एटम है तो भाई साइड एटम छोटा छोटा होगा तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। सेंट्रल एटम बड़ा और साइड एटम छोटा होगा तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब ये कहने का मतलब है, अगर सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, अगर सेकेंड पीरियड का सेंट्रल एटम है तो साइड एटम या तो फर्स्ट पीरियड का होना चाहिए या सेकेंड पीरियड का ही होना चाहिए, थर्ड पीरियड का नहीं होना चाहिए। अगर थर्ड पीरियड का होगा तो क्या होगा भाई? तो अगर ये सेंट्रल एटम है, ये भाई सेंट्रल एटम हो गया और साइड एटम बड़ा बड़ा हो गया, तो रिपल्सन मॉलिक्यूल क्या होगा? एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ पा रहे हैं ना? तो कहने का मतलब है कि अगर हमारा थर्ड पीरियड की बात कर रहे हैं तो थर्ड पीरियड का अगर सेंट्रल एटम है तो साइड एटम या तो सेकेंड पीरियड का होना चाहिए या तो थर्ड पीरियड का होना चाहिए, और उससे ज्यादा वाला होगा तो स्टेरिक रिपल्सन होगा जिससे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? रीजन यही होता था कि जो ClF7 था वो एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है भाई? क्लोरीन तो मान लो थर्ड पीरियड का है और फ्लोरीन तो सेकेंड पीरियड का है, तो करना चाहिए था।
तो ये मान लो क्लोरीन है और ये फ्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6 7। अरे भाई फ्लोरीन के पास कितना लोन पेयर होता है? 3 लोन पेयर होता है। कितना लोन पेयर होता है भाई? 3 लोन पेयर रिपल्सन, स्टेरिक रिपल्सन से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। कहने का मतलब ये है, मतलब जनरली ऐसा होगा, आपको ध्यान देना, अगर वो थर्ड पीरियड का मेंबर है तो एलिमेंट मतलब साइड एटम थर्ड पीरियड का होना चाहिए, उससे ज्यादा वाला है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा डायरेक्टली। अगर मान लो सेम रेंज में है तो कैसे चेक करेंगे एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? समझ पा रहे हैं ना? जैसे ये देखो, दोनों तो सेम बात सारा फुलफिल कर रहा था, लेकिन ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। उसका रीजन क्या था? स्टेरिक रिपल्सन। क्लियर है ना? क्या हाँ ना बोलिए, समझ में आ रही है? ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। बोरोन कौन सा पीरियड का है? सेकेंड पीरियड का है। और ये एक फ्लोरीन कंबाइन किया है, कितना फ्लोरीन? 1 फ्लोरीन। बताओ BF4 बन गया है। और बताओ सेकेंड पीरियड का जो एलिमेंट होता है वो मैक्सिमम कितना कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है? 4। और बताओ बोरोन और फ्लोरीन में जो सेंट्रल एटम है, साइड एटम उससे छोटा साइज का होना चाहिए। अगर मान लो जो सेंट्रल एटम है, साइड एटम उसका छोटा साइज का होना चाहिए ताकि रिपल्सन कम हो। क्लियर है ना? बताओ बोरोन भी सेकेंड पीरियड का है, फ्लोरीन भी सेकेंड पीरियड का है, और आपको मालूम होता है कि बोरोन और फ्लोरीन में किसका साइज छोटा होता है? लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, अट्रैक्शन बढ़ता है, साइज डिक्रीज हो जाती है। तो बताओ लिथियम से अगर हम लिथियम बेरिलियम बोरोन से लेके हम लोग जाए फ्लोरीन में तो किसका साइज छोटा होता है? फ्लोरीन का। क्या ये सारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? इसका मतलब ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है ना? आइए एक बार बोर्ड पे ध्यान दीजिए। क्या ये बोरोन बताओ कौन सा पीरियड का है? सेकेंड पीरियड का। क्या ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? और सेकेंड पीरियड का कोऑर्डिनेशन नंबर कभी भी 6 है, मैक्सिमम कितना? इसका मतलब बताओ ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा बताइए CCl4 कार्बन कौन सा पीरियड का है? सेकेंड। अरे भाई बोलिए कौन सा पीरियड का है? सेकेंड। क्या वो कभी 6 बॉन्ड बनाएगा? नहीं। अच्छा अब देखिए भाई बोर्ड पे ध्यान देना। फॉस्फोरस क्या होगा? फॉस्फोरस कौन सा पीरियड का है? कौन सा पीरियड का है? थर्ड। कौन सा पीरियड का है? थर्ड। तो क्या इस जो साइड एटम है वो भी थर्ड पीरियड का है? क्या साइड एटम भी थर्ड पीरियड का है ना? तो आप थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना है। तो PCl5 Cl- के साथ में कंबाइन करेगा तो PCl6 बनाएगा। ठीक है, और आप मुझे बताइए क्या ये थर्ड पीरियड का है? क्या क्लोरीन भी थर्ड पीरियड का है? और फास्फोरस और क्लोरीन में क्लोरीन की साइज थोड़ी छोटी होती है। फास्फोरस सल्फर क्लोरीन लेफ्ट टू राइट जाते हैं, साइज डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब बताओ PCl6 एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? बताइए PCl6 एग्जिस्ट करेगा ना? और अगर मैं बोलूंगा बताओ PCl5 और Cl- में कौन लुईस एसिड होगा? अरे भाई यहाँ में F- क्या कर रहा था? लोन पेयर डोनेट कर रहा था, किसके जैसे? लुईस बेस। तो यहाँ में सब ये भी किसका जैसा काम करेगा? लुईस बेस। और यहाँ में भी ये किसका जैसा काम करेगा? लुईस बेस। और ये किसका जैसा? लुईस एसिड। दोनों का बीच में रिएक्शन होगा, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे SiF4 और 2F- है ना? SiF4 2F- है और SiF6 -2 है। ठीक है, और बताओ क्या ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा? सिलिकॉन सेकेंड पीरियड का है ना? फ्लोरीन का भी साइज छोटा होता है ना? तो क्या ये भी सेकेंड पीरियड का है? क्या बताओ? ओ सॉरी, क्या ये थर्ड पीरियड का है? और साइड एटम सेकेंड पीरियड का है, और थर्ड पीरियड मैक्सिमम कितने कोऑर्डिनेशन वर्ड शो कर सकते हैं? तो बताओ ये करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। मतलब SiF6 - 2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। लेकिन आप बताइए SiCl4 + 2 Cl- और ये SiCl6 - 2 बनेगा, तो बताओ ये कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो आप बोलेंगे ये तो थर्ड पीरियड का है और ये सेकंड पीरियड का है। नहीं सॉरी, ये थर्ड पीरियड का है, ये भी थर्ड पीरियड का है, लेकिन है कि नहीं है? सिलिकॉन कार्बन सिलिकॉन थर्ड पीरियड, फ्लोरीन क्लोरीन थर्ड पीरियड। तो बताओ ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करना चाहिए था, लेकिन SiCl4 SiCl6 - 2 एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या समझ पा रहे हैं ना? क्यों नहीं करता है? अब ध्यान दीजिएगा। देखिए भाई यहाँ में क्या बताया गया है कि SiF4, ध्यान देना भाई, SiF4 + 2F- कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा? SiF6 - 2। लेकिन यहाँ में अगर हम बात करें SiCl4 + 2 Cl- कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा? SiCl6 - 2, है ना? एक ये तो कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? ध्यान से सुनिए। जैसे ये मॉलिक्यूल क्यों नहीं एग्जिस्ट करते हैं, उसका रीजन समझना है आपको। देखो मान लो यहाँ में हमारे पास सिलिकॉन है। क्या है? सिलिकॉन है। अच्छा अब थोड़ा सा ध्यान देना, क्या PCl5 + Cl- कंबाइन करके PCl6 बनाता है? ये भी तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है कि नहीं? तो अगर हम बात करें, ध्यान देना है, फास्फोरस सल्फर क्लोरीन, आप थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। फास्फोरस सल्फर क्लोरीन लिखा है ना?
क्या मैंने बोला था कि सेंट्रल एटम का साइज, साइड एटम का साइज तो छोटा ही होना चाहिए, है ना। और अगर हम बात करेंगे फास्फोरस और सिलिकॉन में बात करेंगे, फास्फोरस सल्फर सिलिकॉन में, तो यहां में क्या आएगा, सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन। क्लियर है ना। अब आइए ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो भाई ये सिलिकॉन है, क्या है, सिलिकॉन, और फास्फोरस में बताओ किसका साइज छोटा होगा, क्या ये फास्फोरस का साइज छोटा होगा, है कि नहीं। सिलिकॉन और फास्फोरस में तो भाई सिलिकॉन का ना साइज बड़ा होगा, फास्फोरस का छोटा होगा। और इसके साथ में कितने क्लोरीन आ रही है, 5। कितनी क्लोरीन आ रही है, 5। और बताओ यहां में सिलिकॉन के साथ में कितनी क्लोरीन है, 4। तो आप मुझे बताओ, आप ऐसा सोच रहे होंगे, जो आप सोच रहे हैं वही मैं बता रहा हूं। आप तो ऐसा सोच रहे होंगे कि इसका साइड सेंट्रल एटम भी छोटा है, इसका साइड एटम भी थोड़ा सा बड़ा है, तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करना चाहिए था, लेकिन ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर है ना। तो उसका रीजन क्या है ना भाई, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि PCl5 में कितने क्लोरीन ऐड हो रहे हैं भाई, 1। और आप लोगों को मालूम होता है कि एनायन और पेरेंट्स एटम में किसका साइज बड़ा होता है, एनायन और पेरेंट्स एटम में किसका साइज बड़ा होता है, एनायन का साइज पेरेंट एटम से बड़ा होता है। तो मान लो यहां में एक Cl- आया, क्लियर है ना। लेकिन बताओ यहां में कितने Cl- ऐड हो रहे हैं, 2, और Cl- का साइज पेरेंट्स एटम से ज्यादा होता है कि नहीं होता है। तो जब यहां में 2 Cl- ऐड होंगे तो साइज इन दोनों का बीच में क्या होने लगेगा, स्टेरिक रिपल्सन, जिसका वजह से वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते। मैं PCl5 से कंपेयर किया, आप लोग सोच रहे होंगे कि फास्फोरस का साइज भी छोटा है, उसके साथ में 6 क्लोरीन है, वो तो बॉन्ड बना रहा है। लेकिन सिलिकॉन का साइज बड़ा है सेंट्रल एटम का, तो 6 क्लोरीन को नहीं रख सकता है। काहे नहीं रख सकता है, उसका रीजन यही है क्योंकि PCl5 में एक Cl- ऐड हो रहा है, समझ पा रहे हैं ना। और Cl- और Cl में किसका साइज बड़ा होता है, Cl- का। तो ये एक Cl- का एनायन ऐड हो रहा है, लेकिन यहाँ में कितने एनायन ऐड हो रहे हैं, 2। और एनायन का साइज तो बड़ा ही होता है, और बड़ा होता है तो दोनों के बीच में क्या होने लगेगा, रिपल्सन, जिसका वजह से SiCl6-2 एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या रीजन समझ में आया। तो आप मुझे बताइए, क्या SiCl6 एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है। रीजन क्या होता है, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन। क्या होगा रीजन इसका, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन। जैसे यहां में देख लीजिए, मतलब ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, F2 और F- है कि नहीं, ये करेंगे कि नहीं करेंगे। F3- एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, Cl3- एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो आइए थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा बताओ F2 कैसे बॉन्ड बना होगा, F2 में एक फ्लोरीन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1। F में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1। और एक F में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहता है, पेयर। तो दोनों का बीच में बॉन्ड बन चुका है क्या। और बताओ फ्लोरीन कौन सा पीरियड का मेंबर है, सेकेंड। खाली डब्बा होगा, नहीं, 2p5 है कि नहीं। इसका मतलब क्या इसके पास खाली डब्बा है, क्या इसके पास खाली डब्बा है, नहीं। क्या इसके पास लोन पेयर है। क्या इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। क्या ये लुईस बेस का जैसा काम कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन ये लुईस एसिड का जैसा काम नहीं कर सकता। रीजन क्या है, क्योंकि वो तो सेकेंड पीरियड का है और उसके पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का साथ में पेयर कर लिया है। तो बताओ क्या ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, नहीं। क्या ये F3- एग्जिस्ट करेगा, करेगा, नहीं करेगा। रीजन क्या है, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। क्या आप समझ पा रहे हैं। मुझे नहीं लगा आपको समझ में आया, सच में समझ में आया ना भाई। अच्छा अगर हम बात करें, बताओ Cl2 क्या वो थर्ड पीरियड का है, क्या उस समय 3D आ जाती है कि नहीं आ जाती है, आ जाती है, समझ पा रहे हैं ना। लेकिन ये भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, क्यों नहीं करता, आप थोड़ा सा ध्यान देना। क्या ये Cl2 है ना, क्या इसके पास 3p5 होगा, लेकिन खाली में 3D है कि नहीं है। क्या इसके पास, ये बताओ SCl-, क्या इनका ऑक्टेट कंप्लीट है और ये लोन पेयर देने को भी तैयार है। इनके पास खाली डब्बा भी है,
लेकिन दोनों का बीच का बॉन्ड नहीं बनता है। इसका रीजन ये होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। क्या है भाई, ध्यान दीजिएगा। अच्छा बताओ, Cl2 क्या ऐसे बना होगा? अरे भाई Cl2 ऐसे ही तो बना होगा ना। क्या इसका एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई होगी, है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है ना? क्या इसके भी आउटर मोशन में 7, इसके भी आउटर मोशन में 7, लेकिन जो बॉन्ड बना होगा दोनों का बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई होगी, है कि नहीं? अब बताओ यहाँ में क्या ऐड कर रहे हैं? Cl माइनस। समझ पा रहे हैं ना? तो ये Cl माइनस है। Cl माइनस का साइज थोड़ा बड़ा होता है कि नहीं होता है? होता है। क्या यहाँ में भी इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? कहने का मतलब है कम स्पेस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन को रख देंगे, कम स्पेस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन को रख देंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का बीच में क्या होने लगेगा? रिपल्सन। जिसका वजह से ध्यान देना भाई, Cl2 Br2 में Cl2 का साइज छोटा है ना, और यहाँ में दोनों एटम बॉन्ड बनाया है और उसमें भी एक Cl माइनस को ऐड कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है जगह है कम, इलेक्ट्रॉन है ज्यादा, कम जगह में ज्यादा इलेक्ट्रॉन को रखेंगे तो उसमें क्या होने लगेगा? रिपल्सन। इसलिए यहाँ में क्या होता है, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता? उसका रीजन क्या होता है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या ब्रोमीन का साइज बड़ा हो गया है? और बड़ा साइज में जितना मर्जी उतना इलेक्ट्रॉन रखो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा और ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। ध्यान दीजिएगा। इसका नाम क्या है बताइए? फ्लोराइड। क्या नाम है? जनरली ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन होगा तब ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जनरली मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। ध्यान दीजिएगा। इसका नाम क्या है? फ्लोराइड। इसका फ्लोराइड, इसका ब्रोमाइड, इसका नाम क्या है? आयोडाइड। क्या इसको हम लोग शॉर्ट में हैलाइड बोल सकते हैं क्या? अगर मान लो यहाँ में 1 होगा तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ मोनोहेलाइड? बोल सकते हैं क्या? और 2 होगा तो डाईहेलाइड, 3 होगा तो ट्राईहेलाइड, अगर 2 से ज्यादा होगा तो क्या इसको हम लोग बोल सकते हैं? पॉलीहेलाइड। बोल सकते हैं ना? इसका मतलब ध्यान देना, क्या पॉलीहेलाइड, देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा फिर? पॉलीफ्लोराइड, है कि नहीं? या इसका ट्राईफ्लोराइड, ट्राईक्लोराइड, ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो क्या हम लोग जनरली क्या बोल सकते हैं भाई? पॉलीफ्लोराइड आयन। पॉलीफ्लोराइड आयन का मतलब कौन सा आयन की बात किया जा रहा है? F3 माइनस की बात किया जा रहा है। तो क्या बताओ, पॉलीफ्लोराइड आयन एग्जिस्ट करता है? क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा, पॉलीफ्लोराइड आयन एग्जिस्ट करता है? तो आंसर इज नहीं। तो एक टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या नाम है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो आइए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कॉपी नहीं करना, भी ध्यान दीजिएगा। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है? इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? बीबीटी थ्योरी बोलते हैं। तो अभी क्या होगा, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है? अभी तक हमारा फर्स्ट टॉपिक खत्म हो चुका है, लुईस स्ट्रक्चर जो पढ़ रहे थे ना, लॉ ऑफ ऑक्टेट रूल, लॉ ऑफ ऑक्टेट रूल, है ना? तो ये टॉपिक खत्म हो गई है। इसके बाद हमारा एक टॉपिक शुरू हो रहा है जिसका नाम है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसका पढ़ना जरूरी क्यों है? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत सारी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, तो उसके लिए एक नया प्रॉपर्टीज बनाना जरूरी था, और उस प्रॉपर्टीज का नाम क्या है? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ध्यान दीजिएगा भाई, केमिकल बॉन्डिंग में ना आपको बहुत सारा थ्योरी के बारे में जानना पड़ेगा। बहुत सारा थ्योरी आएंगी केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, बहुत सारे थ्योरी आएंगी। जैसे कि जो थ्योरी है, एक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और एक जो थ्योरी आएंगी आपकी ये है हाइब्रिडाइजेशन, और एक होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बहुत सारी ऐसी थ्योरी आएंगी, लेकिन भाई आपको ये पता करना पड़ेगा कि कौन सा थ्योरी किसके लिए एप्लीकेबल होगा।
समझ पा रहे हैं? कोई भी मॉलिक्यूल आ गया, मान लो बहुत सारा मॉलिक्यूल आ गया, उसमें कौन सा थ्योरी अप्लाई करना है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अप्लाई करना है कि हाइब्रिडाइजेशन अप्लाई करना है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अप्लाई करना है, ये पता होना चाहिए किसके लिए कौन सी थ्योरी अप्लाई करना है। क्लियर है ना? इसमें भाई देखिए क्वेश्चन तीन ही प्रकार का पूछा जा सकता है, या तो यहाँ में पूछा जाएगा बॉन्ड एनर्जी का क्वेश्चन, या तो पूछा जाएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्वेश्चन, या बॉन्ड स्टेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और सब में इसमें भी वही पढ़ाया जाएगा, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्टेबिलिटी और बॉन्ड स्ट्रेंथ, सब में यही पढ़ाया जाएगा। लेकिन आपको ये मालूम होना पड़ेगा कि अगर ये मॉलिक्यूल है तो इसके लिए कौन सा थ्योरी अप्लाई किया जाए। क्लियर है ना? तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, हम पूरा इस थ्योरी को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। दो ही प्रकार की हमारी कंपाउंड आ सकती हैं, स्पेसीज आ सकती हैं, या तो डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल पे क्वेश्चन आ सकता है, या तो हमारा पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल पे क्वेश्चन आ सकता है। डाया एटॉमिक समझ रहा है ना, जिसके पास नंबर ऑफ एटम 2 होता है, वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें, बताओ HF क्या है, डाया एटॉमिक है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ एटम 2 है। और बताइए O2 क्या है, डाया एटॉमिक है कि नहीं है? तो नंबर ऑफ एटम दोनों का सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि इस तीनों थ्योरी में भाई क्वेश्चन हमेशा डाया एटॉमिक या पॉली एटॉमिक पे आएगा। लेकिन कौन सा थ्योरी के लिए कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? अगर क्वेश्चन अगर हमारा डाया एटॉमिक से आ रहा है, कहां से आ रहा है भाई? डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल से आ रहा है, डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल से आ रहा है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या यूज करेंगे? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ध्यान दीजिएगा, हाइब्रिडाइजेशन भी एक पार्ट होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। हाइब्रिडाइजेशन भी एक पार्ट होता है किसका? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। समझ पा रहे हैं ना? ये इसका क्या है? हाइब्रिडाइजेशन भी एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पार्ट होता है, लेकिन मैं इसको सेपरेट किया हूं ताकि आपको अच्छा से समझाया जा सके। क्लियर है ना? अच्छा, अब थोड़ा सा ध्यान देना है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन कहां में यूज करेंगे? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में। कहां में यूज करने वाले हैं? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहां में लगाया जाएगा? डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्लियर है क्या भाई? तो कहने का मतलब यह है, ध्यान देना, मैंने बोला था ना कि हाइब्रिडाइजेशन भी किसका पार्ट है? किसका पार्ट है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो हाइब्रिडाइजेशन, तो जब पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल आएगा तो कौन सा कंसेप्ट आएगा? हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन याद रखना, हाइब्रिडाइजेशन भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पार्ट है। इसका मतलब कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज ओनली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज एप्लीकेबल इन ऑप्शन नंबर ए, डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, बोथ डाया और पॉली, और डी नॉन ऑफ दिस। कौन सा टिक करेंगे? बोथ पॉली एटॉमिक एज वेल एज डाया एटॉमिक। समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन भी इसका पार्ट है। तो मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पॉली एटॉमिक के लिए और डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए लगेगा। लेकिन बार बार हम यहाँ में लिखते हैं डाया एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, फिर हाइब्रिडाइजेशन में पॉली एटॉमिक, इसलिए मैंने इसको सेपरेट कर दिया है। क्लियर है? लेकिन आपको मालूम होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन किसका पार्ट होता है। भाई रिस्पॉन्स करिए, किसका पार्ट होता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फिर आप सोच रहे होंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल में लगता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल में लगता है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई मॉलिक्यूल आ जाएगा तो इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगाना है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगाना है? क्या दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा? क्योंकि ये भी डाया एटॉमिक और ये भी डाया एटॉमिक। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं ना? तो देखिए, अगर बहुत सारा मॉलिक्यूल आपको दे दिया जाएगा और बोलेगा कि इसका बॉन्ड एनर्जी का क्वेश्चन करिए, डाया एटॉमिक ही दे देगा। तो फिर आपको ये समझ में आना चाहिए कि किस थ्योरी में कौन सा, किस क्वेश्चन में कौन सा थ्योरी का इस्तेमाल करना है, ये तो पता होना चाहिए। तो आइए ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो भाई हमारे पास में एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन क्या दिया? HF, HCl, HBr, क्या ये डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल है कि नहीं है? है कि नहीं है? अच्छा, अगर इसकी हम बॉन्ड के बारे में बात करें तो बताओ, H और F के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल। H और Cl के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल। और H और Br के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? Cl। तो कहने का मतलब है H और ब्रोमीन या H और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड बना होगा वो कैसे बना होगा? क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन के पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या दोनों पेयर होना चाहता है? और दोनों पेयर होगा तो क्या करेगा भाई? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड। और बताइए इन दोनों का बीच का बॉन्ड बताइए कैसा बॉन्ड है? सिंगल है या डबल है? सिंगल है तो सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है? सिग्मा। और ये भी सिग्मा बॉन्ड है कि नहीं? तो अगर हम सिग्मा बॉन्ड का, ध्यान दीजिए, अगर आपको ये क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा इसका बॉन्ड लेंथ कंपेयर करो, बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करो, बॉन्ड स्टेबिलिटी कंपेयर करो, क्लियर है ना भाई? तो आप लोग ध्यान देना, क्या ये सब डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल है? तो अगर डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड का कंपैरिजन अगर सिग्मा बॉन्ड से किया जाए, अगर सिग्मा बॉन्ड का कंपैरिजन सिग्मा बॉन्ड से किया जाए, फिर ये सिग्मा बॉन्ड का कंपैरिजन सिग्मा बॉन्ड से किया जाए, तो हमेशा कौन सा थ्योरी यूज करते हैं? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या समझ पा रहे हैं? बहुत सारा डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल दिया है, उसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, मतलब सिग्मा बॉन्ड का कंपैरिजन सिग्मा बॉन्ड से, सिग्मा बॉन्ड का कंपैरिजन सिग्मा बॉन्ड से, या
पाई बॉन्ड का कंपैरिजन पाई बॉन्ड से हो तो हमेशा जो थ्योरी का इस्तेमाल किया जाता है वो क्या नाम होता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्लियर है ना? लेकिन अगर मान लीजिए अगर हमारे पास में मॉलिक्यूल ऐसे आ गए H2O2N2, क्या ये भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है क्या? क्या बताइए इनके बीच में कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल। O2 के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? डबल। क्या N2 के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? ट्रिपल। इतना तो मालूम होना चाहिए। और बताइए जब ये सिंगल बॉन्ड है तो कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा। और यहाँ में बताओ क्या सिग्मा पाई होगा कि नहीं होगा? होगा। यहाँ में सिग्मा पाई पाई होगा कि नहीं होगा? तो जब हम लोग बात करेंगे, अगर ये मॉलिक्यूल दे देगा और इसमें आपको बॉन्ड एनर्जी का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल का बीच का बॉन्ड का नेचर कैसा है। क्या ये किसका किसका कंपैरिजन है? सिग्मा बॉन्ड का कंपैरिजन सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड से। क्लियर है क्या? और भाई सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा और पाई से, और यहां में सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा प्लस पाई से। इसका मतलब ये है कि इस केस में हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यूज करेंगे। कहने का ये मतलब है कि सबका बॉन्ड ऑर्डर अलग अलग होगा। समझ पा रहे हैं ना? सिंगल का बॉन्ड ऑर्डर, अच्छा बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है इतना तो पढ़ा होगा ना। नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। सिंगल बॉन्ड है बॉन्ड ऑर्डर 1, डबल बॉन्ड है बॉन्ड ऑर्डर 2, ट्रिपल बॉन्ड है बॉन्ड ऑर्डर 3। इसका मतलब क्या? सब डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल है लेकिन सबका बॉन्ड ऑर्डर अलग अलग है। तो इस केस में हम कौन सा थ्योरी इस्तेमाल कर रहे होंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। भाई समझ पा रहे हैं क्या? क्या आपको कब कौन सी थ्योरी इस्तेमाल करना है अगर यही नहीं पता है तो भाई केमिकल बॉन्डिंग जितना मर्जी उतना पढ़ लो, समझ में नहीं आएगा। समझ पा रहे हैं ना? तो याद रखिएगा कि जब भी अगर आपका सिग्मा बॉन्ड का कंपैरिजन सिग्मा बॉन्ड से किया जाए या पाई बॉन्ड का कंपैरिजन पाई बॉन्ड से किया जाए और ये डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल है, उस केस में हम लोग कौन सा थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या होता है अभी पढ़ाया जाएगा। क्लियर है ना भाई? तो बहुत सारे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन देगा तो आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन डाया एटॉमिक है या पॉली एटॉमिक है। क्लियर है ना? पहला क्वेश्चन तो ये देखना पड़ेगा डाया एटॉमिक या पॉली एटॉमिक। अगर पॉली एटॉमिक होगा तो क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। अगर डाया एटॉमिक है तो देखना पड़ेगा डाया एटॉमिक में सब में सिंगल बॉन्ड आ रहा है क्या, मतलब सिग्मा का सिग्मा से कंपैरिजन है कि पाई का पाई से कंपैरिजन है। अगर ऐसा है तो कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। लेकिन अगर सिग्मा बॉन्ड का कंपैरिजन सिग्मा और पाई से किया जाए, सिग्मा बॉन्ड का कंपैरिजन सिग्मा प्लस 2 पाई से किया जाए, उस केस में हमारा कौन सा थ्योरी आ जाएगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? तो ये तो कहानी हो गई है ना। अब आइए हम लोग समझते हैं कि बताइए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ध्यान दीजिएगा, ध्यान कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमेशा किसके लिए अप्लाई करेंगे भाई? डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। किसके लिए? डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, दो एटम के लिए भी, दो एटम के डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें हम लोग क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाता है? बॉन्ड एनर्जी को कंपेयर करना, बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंपेयर करना और बॉन्ड स्टेबिलिटी को कंपेयर करना। किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसकी बॉन्ड स्टेबिलिटी ज्यादा है। यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन बीबीटी में मिलेगा, सेम क्वेश्चन एमओटी में मिलेगा। समझ पा रहे हैं ना? एमओटी में भाई एमओटी का सारा कंसेप्ट पॉली एटॉमिक के लिए लग सकता है, लेकिन हमारा सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है? डाया एटॉमिक। क्या दिया है? डाया एटॉमिक। किसी का समझ में आ रहा है क्या? तो पहले यहां में लिखेंगे, यहां में लिखो, बाद में उसके बाद इसकी पॉइंट लिखेंगे। तो लिखेंगे कहां कहां में यूज होगा ना, तो लिखेंगे यूज टू डिटरमाइन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यहां में ऊपर है ऐसा, यूज टू डिटरमाइन कहां कहां इसको यूज करेंगे ना। यूज टू डिटरमाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ, यूज टू डिटरमाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ, कॉमा बॉन्ड एनर्जी, एंड बॉन्ड, क्या क्या लिखे हैं आप लोग? बॉन्ड स्टेबिलिटी लिखे हैं क्या? शुरुआत में क्या लिखे थे? बॉन्ड एनर्जी, कॉमा बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। सिग्मा ये है बॉन्ड्स, मतलब दो सिग्मा बॉन्ड के बीच का। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? सिग्मा बॉन्ड्स OR, और देखो मैं एंड नहीं लिखा, और या तो सिग्मा का सिग्मा से कंपैरिजन या पाई का पाई से कंपैरिजन, और पाई बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम। ये थ्योरी का जरूरत क्यों पड़ा है ना? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जरूरत क्यों पड़ा? आप मुझे बताइए। जैसे कि अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा इधर, HF HCl HBr है कि नहीं है? है। अच्छा बताइए, अगर हम बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड का मेन मोटिव क्या है? अनपेयर्ड को पेयर्ड होना, यही तो मेन मोटिव होता है ना।
तो बताइए हाइड्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने अनपेयर्ड से अनपेयर्ड आपस में कंबाइन किया, पेयरिंग हो गई ना भाई। तो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। क्या ये भी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया? ये भी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि अनपेयर्ड की पेयरिंग हो गई। ठीक है, लेकिन आप मुझे बताइए क्या ये तीनों का बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम रहेगा क्या? क्या ये सबका मॉलिक्यूल का बॉन्ड एनर्जी सेम सेम है क्या? नहीं। क्या ये सबका बॉन्ड स्टेबिलिटी सेम है क्या? नहीं। इसका मतलब इसके पहले वाली थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर रही थी भाई। ये भी क्या हुआ? पेयर्ड हो, अनपेयर्ड था, पेयर्ड हो गया, ये भी पेयर्ड हो गया, ये भी पेयर्ड हो गया। HF HCl HBr, क्या सबका बॉन्ड एनर्जी भी सेम है क्या? क्या सबका बॉन्ड स्टेबिलिटी भी सेम है क्या? नहीं। क्या सबका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी सेम है क्या? नहीं। तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसकी बॉन्ड स्टेबिलिटी, इसकी बॉन्ड एनर्जी को समझाने के लिए एक और कंसेप्ट आया जिसका क्या नाम है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जब ये थ्योरी पढ़ लेंगे तो आप पता कर सकते हैं कि किसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, किसका कम होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? तो आइए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करेंगे तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? अनपेयर्ड की पेयरिंग कराना है और अनपेयर्ड से पेयर्ड कराना है। तो मैं बोला था ना कि जब भी कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्म होता है तो शेयरिंग बोलो या ओवरलैपिंग बोलो, बात तो बराबर ही होता है। मतलब किसका ओवरलैपिंग होता है बताइए? एटम का या ऑर्बिटल का? ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है। जब भी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है, किसका ओवरलैपिंग हो सकता है? ओवरलैपिंग होने के लिए कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। जैसे कि अगर मान लो एक ऑर्बिटल है भाई और दूसरा ये है, तो क्या इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? और ये आपस में क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। अगर ये पेयर्ड होता तो क्या कभी ओवरलैपिंग हो सकती थी क्या? नहीं। तो ओवरलैपिंग होने के लिए क्या होना पड़ेगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना पड़ेगा। और जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना भाई, उसका नेचर कैसा होता है? डायरेक्शनल। क्या होता है भाई? डायरेक्शनल। और जब भी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है ना, तो उसमें जब भी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं? पेयर्ड होते हैं। तो दोनों एटम को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में अपोज करना पड़ेगा, अप्रोच करना पड़ेगा, अपोज नहीं अप्रोच करना पड़ेगा, तभी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये 3 पॉइंट है, लिखिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर समझाया जाएगा। कॉपी करेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय covalent bond is formed by overlapping of atomic orbital. Covalent bond is formed by overlapping of atomic orbital. Covalent bond is formed by overlapping of atomic orbital containing unpaired electron. Containing unpaired electron. Covalent bond is directional in nature. Next point. Covalent bond is directional in nature. लिखे टू ओवरलैप, थर्ड पॉइंट में, टू ओवरलैप द एटॉमिक ऑर्बिटल, टू ओवरलैप द एटॉमिक ऑर्बिटल containing unpaired electron. To overlap atomic orbital containing unpaired electron must approach towards each other in a particular direction. हम नेक्स्ट में लिखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड ऐसा लिखिए, स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। और इसका सिंबल दे दीजिए भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल ऐसा होता है ना। तो स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। अच्छा देखिए, यहाँ में पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ रहा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पेयर होना चाहता है, उसके लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ही ओवरलैपिंग होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है ना भाई? फर्स्ट पॉइंट तो समझ में आ रहा होगा। और देखिए जब भी ओवरलैपिंग होती है ना भाई, ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग बोलिए या शेयरिंग बोलिए,
ओवरलैपिंग हमेशा एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। डायरेक्शन बोले तो हमारा 3 प्रकार का डायरेक्शन होता है, या तो एक्स में होगा, या तो वाई में होगा, या तो जेड में होगा, जिसको हम लोग आगे चल के क्या बोलने वाले हैं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ओवरलैपिंग हमेशा किसका अलोंग होता है भाई, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस का अलोंग होता है। मतलब वो इसीलिए बोला जाता है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, डायरेक्शनल। डायरेक्शन होता है, समझ पा रहे हैं ना, ये नहीं कि कोई भी डायरेक्शन में आके बॉन्ड नहीं बनाएगा। एक पार्टिकुलर एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होना पड़ेगा। एक प्रॉपर डायरेक्शन में जब ऑर्बिटल आएंगे तभी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये सब कुछ यहाँ में सिखाया जाएगा। इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, डायरेक्शनल होता है। और यहाँ में बोला गया है कि जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है भाई, जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो जब भी वो आपस में आते हैं तो दोनों एक दूसरे को अप्रोच करना चाहिए एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, तभी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए HF की बात करें तो हाइड्रोजन के पास भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और फ्लोरीन की बात करें तो इसके पास भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना। तो अगर कहने का मतलब है इसके पास भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अगर हाइड्रोजन का अनपेड इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चला जाए और फ्लोरीन का अनपेड इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चला जाए, कभी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा नहीं। तो दोनों एक दूसरे को अप्रोच करना चाहिए और दोनों एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में आएगा तभी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। क्लियर है ना भाई। अब थोड़ा सा ध्यान, क्या ये समझ में आया? अच्छा आप देखिए, मान लो यहाँ में अगर मैं बोलूंगा, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है भाई, ओवरलैपिंग से। कैसा बनता है, ओवरलैपिंग। तो मान लो एक ओवरलैपिंग इतनी हो रही है, समझ पा रहे हैं ना, यहाँ में ओवरलैपिंग हो रही है इतना, और दूसरा ओवरलैपिंग इतना हो रहा है। तो बताओ जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा बॉन्ड उतना ही ना मजबूत बनेगा, समझ पा रहे हैं ना। तो अगर मान लो एक थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो रही है और बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग हो रही है, तो जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगी कोवेलेंट बॉन्ड उतना ही मजबूत बनेगा। इसलिए लिखा गया था कि स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। जितना ज्यादा ओवरलैपिंग उतना ही बॉन्ड का क्या होने वाला है, बॉन्ड उतने ही मजबूत हो जाएगा। कहने का मतलब है, ध्यान दीजिए, अगर मान लो HF HCl HBr कि कौन सी बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा, किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो क्या हम लोग यहाँ में चेक करेंगे क्या, नहीं, हम लोग क्या चेक करेंगे कि किसमें ओवरलैपिंग ज्यादा हो रहा है। क्लियर है ना भाई। तो हम लोग यहाँ में क्या देखेंगे, इसकी ओवरलैपिंग। HCl HBr HI में हम लोग क्या देखने वाले हैं, ओवरलैपिंग। जिसमें ओवरलैपिंग जितना ज्यादा होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। क्या समझ पा रहे हैं ना। तो जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमारी ध्यान सिर्फ और सिर्फ किस पे रहेंगी, ओवरलैपिंग पे। जितना ज्यादा ओवरलैपिंग उतने बॉन्ड मजबूत, और उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है ना भाई। तो इसलिए बोला गया था कि अब थोड़ा सा ध्यान देंगे कि हमारा जो ओवरलैपिंग होता है ना, सॉरी क्या लिखे थे, स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किस किस बात पे डिपेंड करता है, तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स ऑन, ओवरलैपिंग किस किस बात पे डिपेंड करता है, समझ पा रहे हैं ना। तो देखिए भाई, अगर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की बात करेंगे तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग दो प्रकार का हो। एक तो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, मतलब दोनों का बीच में जो ओवरलैपिंग हो रही है वो कैसी टाइप की है और उनका नेचर कैसा है, समझ पा रहे हैं ना। जब भी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की बात करेंगे तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग में देखना पड़ेगा कि जो ओवरलैपिंग हो रही है उसका टाइप कैसा है, कैसा प्रकार का है और उसका नेचर कैसा है। और आगे जब क्वेश्चन कराया जाएगा तो यहाँ में देखना पड़ता है सेल नंबर। क्या देखना पड़ता है, सेल नंबर। क्वेश्चन में मैं बताऊंगा। अभी के लिए ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड में सेल नंबर होता है, थर्ड में ये होता है। तो सेल नंबर जब क्वेश्चन कराया जाएगा तो बताया जाएगा। क्लियर है ना। तो कहने का मतलब है कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग दो बात पे डिपेंड करता है कि उसका टाइप कैसा है और उसका नेचर कैसा है। जो टाइप होता है ना भाई, वो एक होता है कोएक्सियल और दूसरा होता है कोलेटरल। कोएक्सियल को बोलते हैं एंड टू एंड ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं, एंड टू एंड ओवरलैपिंग या हेड टू हेड, आप लोग जानते होंगे, है ना। और कोलेटरल को क्या बोला जाता है, साइड वाइज। क्या बोला जाता है, साइड वाइज। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग जानते होंगे कि कोलेटरल ओवरलैपिंग कोलेटरल को क्या बोलना है, साइड वाइज, या इसको पैरेलल ओवरलैपिंग बोलते हैं, और इसको हेड ऑन ओवरलैपिंग, एंड टू एंड ओवरलैपिंग। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। और इससे जो बनने वाला जो बॉन्ड होता है उसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। और इसको क्या बोलते हैं, कोलेटरल साइडवाइज ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड। क्या आप लोग इतना तो जरूर सुने होंगे कि सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, जानते हैं ना आप लोग। अच्छा, अगर सिग्मा बॉन्ड ज्यादा अगर हम बात करें तो देखना पड़ेगा, एक में तो ओवरलैपिंग भाई ज्यादा होती है
इसमें जो ओवरलैपिंग होती है वो ज्यादा होती है और इसमें जो ओवरलैपिंग होती है वो कम होती है। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, आप लोग को मालूम है कि सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसका ये मतलब है कि अच्छा बताओ ये सिग्मा बॉन्ड भी बना होगा तो कैसे बना होगा? ओवरलैपिंग से। अरे भाई कैसे बना होगा? अरे भाई बना ही होगा ना। हाँ ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बना है? ओवरलैपिंग से। इसका मतलब इसका ओवरलैपिंग ज्यादा है, मतलब सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है। स्ट्रॉन्गर का मतलब होता है सिग्मा बॉन्ड बना है ओवरलैपिंग से। स्ट्रॉन्गर इसलिए हुआ होगा ताकि उसका बीच में ओवरलैपिंग कैसा होगा? ज्यादा। इसलिए याद रखना है कि कोएक्सियल ओवरलैपिंग कैसी होती है? कोएक्सियल की ओवरलैपिंग कैसी होती है? ज्यादा। कोलेटरल का ओवरलैपिंग कम होता है। रीजन क्या है? रीजन क्योंकि पाई बॉन्ड क्या होता है? कमजोर। कमजोर होता है, इसका मतलब उसका बीच में जो ओवरलैपिंग होगा वो कैसा होगा? वीक। है कि नहीं है? हाँ ना बोलिए। चलिए ठीक है, इधर देखिए, एक होता है नॉन डायरेक्शनल और एक होता है डायरेक्शनल। तो जनरली क्या होता है भाई, जो नॉन डायरेक्शनल होते हैं आप लोग पढ़े ना, एस ऑर्बिटल आर। अरे भाई एस ऑर्बिटल आर आंखों से भी लिखा है। नॉन डायरेक्शन कैसा होता है? नॉन डायरेक्ट, इसलिए ना एस का नहीं, नॉन डायरेक्शनल का नीचे एस लिखा गया था। चीटिंग करना भी नहीं आता है आप लोगों को, देखा है। चलिए इधर देखिए, तो अगर हम बात करें डायरेक्शनल में कौन कौन सा होता है बताओ? पीडीएफ। कैसा होता है? पीडीएफ। तो अगर हम नॉन डायरेक्शनल की बात करें तो एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है। तो इसकी जो ओवरलैपिंग होती है, क्या होती है भाई? इसकी ओवरलैपिंग कम होती है और डायरेक्शनल की ओवरलैपिंग ज्यादा होती है। डायरेक्शनल की ओवरलैपिंग ज्यादा होती है और नॉन डायरेक्शनल की ओवरलैपिंग कम होती है। अच्छा मैंने एक बात लिखा, तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा किसको डायरेक्शनल बोलते हैं, किसको नॉन डायरेक्शनल बोलते हैं, है कि नहीं? अच्छा बताइए, अगर मान लो ये यहाँ में आप एज्यूम करो कि एस ऑर्बिटल का शेप होता है स्फेरिकल। कैसा होता है? स्फेरिकल। मान लो यहाँ में 3 एक्सिस है, मान लो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। क्लियर है ना? ये 3 एक्सिस है और एस ऑर्बिटल का शेप कैसा है? स्फेरिकल। कैसा है भाई? स्फेरिकल। मतलब वो क्या तीनों एक्सिस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है कि नहीं है? है। तो इसलिए ना बोला जाता है कि एस ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। हर डायरेक्शन में उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है भाई? बराबर। एक्स में भी बराबर, वाई में भी बराबर, जेड में भी बराबर होता है। इसलिए उसका कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? नॉन डायरेक्शनल। क्या बोला जाता है? नॉन डायरेक्शनल। लेकिन अब हम, अच्छा बताइए, एस के साथ में कभी एक्स लिखे हुए देखेंगे आप? एस एक्स, एस वाई, एस जेड, ऐसा नहीं लिखा होता है ना। लेकिन क्या पी ऑर्बिटल में एस ऑर्बिटल का डब्बा तो एक ही ना होता है, और पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? डंबल। कैसा होता है? डंबल। तो क्या आप लोग देखते होंगे पी एक्स, पी वाई, पी जेड ऐसा लिखा होता है क्या? तो अगर हम बात करें पी एक्स की, भाई किसकी बात करेंगे? पी एक्स की। तो बताओ अगर हम पी एक्स की बात करेंगे तो पी ऑर्बिटल ऐसा होता है। पी एक्स का मतलब यहाँ में लोब, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में होगी। किस में होगी? एक्स डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब क्या यहाँ में डायरेक्शन है कि नहीं है? क्या इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाई में है क्या? अगर हम बात कर रहे हैं पीएक्स की, क्या इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाई में पाया जाएगा? नहीं। क्या जेड में पाया जाएगा? नहीं, क्योंकि ये क्या है? पीएक्स, मतलब इसका सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में है कि नहीं है? अब थोड़ा सा ध्यान दो, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल से ओवरलैपिंग कैसे ज्यादा हो जाता है, कैसे कम हो जाता है। क्लियर है ना? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मतलब ध्यान देना, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, मतलब मान लो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैपिंग ज्यादा है, और उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ओवरलैपिंग कम होगा तो कम हो जाएगा ओवरलैपिंग। जैसे कि देखिए, अगर हम मान लो ऐसे मान लेते हैं ये हमारा एस ऑर्बिटल है। क्या है भाई? एस ऑर्बिटल। क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल डायरेक्शन में होगा? है कि नहीं होगा? तो मान लो एक्स में उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1/3 होगी, वाई में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1/3 होगी, जेड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1/3 होगी ना ऐसे। अरे भाई 1 रुपया को 3 इक्वल पार्ट में बांटना है तो 1/3 ही तो पार्ट आएगा। तो मैं सोच रहा था कि 1/3 कहां से लिख दिया गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्लियर है ना? तो मान लो यहाँ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स में होगी वो 1/3 होगी, वाई में भी 1/3 और जेड में भी 1/3, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल है ऑल डायरेक्शन में। क्लियर है ना? तो मान लो एक दूसरा एस ऑर्बिटल आया, इसका भी एक्स वाई जेड होगा कि नहीं होगा? होगा। तो क्या इधर भी इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाफ होगी? क्या यहाँ में जो ओवरलैपिंग हो रही है, क्या वो 1/3 का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ओवरलैपिंग हो रही है? हो रही है ना भाई? अब देखिए, अगर हम पी की बात करें, किसकी बात करें? पी। जैसे मान लो एक पी ऑर्बिटल है ऐसा, अगर हम पीएक्स और पीएक्स की बात कर रहे हैं, और मान लो ये पीएक्स है, क्या है भाई? पीएक्स। तो बताओ इसका सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां में होगा भाई? एक्स में। तो दूसरा अगर पीएक्स आएगा
क्या इसका भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरा किसमें है, x। तो बताओ क्या यहाँ में जो ओवरलैपिंग होगा और यहाँ में जो ओवरलैपिंग होगा दोनों सेम होगा या डिफरेंट होगा, डिफरेंट, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरा x में है और इसका भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरा x में है, दोनों का बीच में होगा ओवरलैपिंग। तो यहाँ में ओवरलैपिंग ज्यादा होगा क्योंकि इसका 1/3 ही ओवरलैप कर रहा है। क्लियर है ना, क्योंकि वो डायरेक्शनल है। तो कहने का ये मतलब है अगर डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल में किसकी ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, डायरेक्शनल की। किसकी होती है, डायरेक्शनल। अब थोड़ा सा देखिए, कहने का मतलब है जैसे मान लो भाई, अब आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अरे भाई एस ऑर्बिटल का डब्बा तो कैसा होता है, एस ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्फेरिकल। मान लो फुटबॉल है, क्या है भाई, फुटबॉल, ठीक है। और यहाँ में एक मान लो इतना सारा, इतना मान लो कोई ऐसा डंडा है या ऐसा रोप, मतलब ये कोई मान लो ऐसा है, ठीक है। मान लो एक क्या मान सकते हैं, आयरन का रॉड है या कुछ भी एक पतला, मतलब लकड़ी का कोई रॉड है ना, आयरन का नहीं क्योंकि उठाने में दिक्कत हो सकती है, वुड का रॉड है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। इसको फेंकना है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो कौन ज्यादा दूर जा पाएगा, वुड। ये क्यों नहीं, ये तो ज्यादा जा पाएगा ना, नीरज चोपड़ा ने जो फेंका था उस ज्यादा, समझ पा रहे हैं ना आप लोग। तो कहने का ये मतलब है कि ये ज्यादा दूर जा पाएगा। क्यों, रीजन ये होता है क्योंकि यहाँ में जब आप फेंक रहे हैं तो पूरा फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन इसका सिर्फ स्फेरिकल है, तो जब फेंकेंगे तो कुछ उसका फोर्स का कंपोनेंट इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, है कि नहीं, समझ पा रहे हैं ना। तो ये उतना दूर नहीं जा पाएगा। कहने का मतलब है एक एस ऑर्बिटल आ रहा है, दूसरा एस ऑर्बिटल आएंगे, जब ओवरलैपिंग करेंगे तो 1/3 ही ओवरलैप कर पाएंगे। क्लियर है ना। तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सब डायरेक्शन में बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब है जो ओवरलैपिंग वाला एरिया है उसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो ज्यादा होगा या कम होगा, कम होगा। लेकिन पी ऑर्बिटल, समझ पा रहे हैं, जो डायरेक्शनल वाले हैं वो पार्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में आएंगे, जहां में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ में क्या होगी भाई, ज्यादा होगी, इसलिए उसका ओवरलैपिंग भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो यही बात मैं आपको यहाँ में लिखा हूं। क्या आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं।